जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का आपका टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले बच्चों जो 5 ईयर प्लान बना है वो 1929 में रशिया ने बनाया और उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया कि बाकी दुनिया ने भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया और अब तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं में टारगेट्स को तय किया जाता है और उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन एंड वेयर टू बी प्रोड्यूस्ड, टू होम इट इज़ टू बी एलोकेटेड। जैसे अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें कि अगर पाकिस्तान के बारे में प्लानिंग करनी हो तो सबसे पहले ये फैसला करने की ज़रूरत होगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या पैदा किया जाए, क्या एग्रीकल्चर में ही प्रोडक्शन को बढ़ाने की तमाम तर कोशिशें की जाएँ या नई इंडस्ट्री भी लगाई जाए। इंडस्ट्री के अंदर क्या स्टील मिल्स लगाने की ज़रूरत है या कंप्यूटर इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है, टेक्सटाइल मिल को तरक्की देने की ज़रूरत है या ऑटोमोबाइल्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। फिर हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, फिर कितनी चीज़ें बनाई जाएं, कहीं ऐसा ना हो वो प्रोडक्शन हो जाए, वो प्रोडक्शन की वजह से जो है प्राइसेस गिर जाएं और अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़े। सो इट्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट विल बी डिसाइडेड इन द प्लानिंग के कितनी ज़्यादा मकदार में चीज़ों को पैदा किया जाए एंड व्हेन एंड वेयर इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कि जो नई फैक्ट्रियाँ लगनी हैं वो कहाँ लगेंगी, वो KPK में लगेंगी, पंजाब में लगेंगी, सिंध में या बलूचिस्तान में। ठीक है, और प्रोडक्शन पर ईयर कितनी होनी चाहिए और पर डे कितनी होनी चाहिए और पर मंथ कितनी होनी चाहिए। और फिर है टू होम इट इज़ टू बी एलोकेटेड, कहाँ पर इसको एलोकेट किया जाए, जो प्रोडक्शन होगी उसको मुल्क के अंदर खर्च किया जाए या एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये तमाम तर जो डिसीजंस हैं ये इकोनॉमिक प्लानिंग में किए जाते हैं। ये किसने कहा है? ये HD डिकन्स ने कहा है। उसके बाद बच्चों एक और इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। वो कहता है कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी के लिए एक रोड मैप तैयार कर देना कि वो कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी मुल्क में कंडक्ट कराएगी। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन है, द डेलिब्रेट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी बाय द सेंट्रल अथॉरिटी टू अचीव डेफिनेट टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब हम फिर इसको कंक्लूड करते हैं तमाम डेफिनेशंस को कि सेंट्रल अथॉरिटी जो रोड मैप तैयार करेगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए और इकोनॉमी की डायरेक्शन सेट करने के लिए, वो तमाम की तमाम इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। उसके बाद बच्चों आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग के सिलसिले में क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले बच्चों 1948 के अंदर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और फिर 1950 के अंदर यूनाइटेड नेशनल कंसल्टेशन कमेटी एक इंटरनेशनल लेवल पर बनी जिसको कोलंबो प्लान कहते हैं। तो पाकिस्तान ने उसको भी ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उसको डिज़ोल्व कर दिया गया और 1951 के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बना और पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। ठीक है, 1953 के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग बोर्ड को बनाया गया। इस प्लानिंग बोर्ड का काम था कि वो 5 ईयर प्लान्स को बनाए। ठीक है, और इसने पहला 5 ईयर प्लान भी बनाया। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान में ये बेसिकली बता रहा है प्लानिंग बोर्ड जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करता है। आगे है जस्टिफिकेशन ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग की, कितनी ज़रूरत है, क्यों इसकी इतनी ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर पाकिस्तान डेवलपिंग से डेवलप्ड की कैटेगरी में आना चाहता है तो उसको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अंडर यूटिलाइज्ड, यहाँ पर तमाम चीज़ों को अंडर यूटिलाइज किया जाता है। जैसे हम लेबर बर्डन कंट्री हैं तो लेबर को उस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाता जैसे करना चाहिए। अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे आप देखते हैं नमक की कितनी ज़्यादा क्योड़ा में सॉल्ट माइंस मौजूद हैं। ठीक है, ये अभी हमने जो देखा सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि पिंक सॉल्ट जो है वो कितना एक्सपेंसिव दूसरे मुल्कों में बेचा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको किसी भी ऐसे दुकान से एक बहुत ज़्यादा मकदार में 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ अंडर यूटिलाइजेशन और मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम भी अपने उस पिंक सॉल्ट को रिफ़ाइन करके अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बोतलों में बंद करके लेबल लगा कर उसको एक्सपोर्ट करें तो हम भी इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो बड़े बड़े जो हैं वो ऐसे पत्थरों की शक्ल में जो है वो हमें कहीं से भी बड़ा सस्ता सा मिल जाता है, तो हम इसको मिस एलोकेट कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी नेचुरल रिसोर्स को।
फिर उसके बाद क्या, इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट के जो आप प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं, ठीक है, वो आपकी इनएफिशिएंट हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप कपड़े ख़रीदने चले जाएं तो आपको बताया जाता है कि जी ये पाकिस्तानी कपड़ा है, ये जापानी कपड़ा है, ठीक है। आप बैग ख़रीदने चले जाएं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ करने चले जाएं, तो आप इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी और ही बात होती है, उनकी फिनिशिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है और लोग उन्हीं को ही लेना प्रेफर करते हैं। अगर लोग लोकल चीज़ें परचेज़ भी कर रहे हैं तो वो कम कीमत की वजह से ले तो रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होती। सो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर कम्पीट नहीं कर पाती। और फिर लो प्रोडक्ट, एक तरफ तो क्वालिटी घटिया होती है और दूसरी तरफ कम मिकदार में चीज़ें बन रही होती हैं। पुअर पब्लिक सेक्टर, जो जितने भी सरकारी महकमे हैं वो उनकी कारकर्दगी जो है वो पुअर रहती है, चाहे वो रेलवेज़ हों, चाहे वो PIAs हों, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। फिर है पुअर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऐसे बज़ाहिर तो नज़र आ रहा होता है कि जी वो बड़े एफिशिएंट हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जो भी उन्होंने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइमिंग ले रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो अपने उनके पर्सनल प्रॉफिट्स होते हैं। सो वो भी लोगों को कोई इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो नहीं दे रहे होते जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। सो पाकिस्तान के अंदर अशद ज़रूरत है प्लानिंग की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है वो भी पुअर प्रोडक्शन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर वो भी जो पुअर क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। फिर है क्या जी, पुअर प्राइस मैकेनिज़्म। अच्छा प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है, जिसमें डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं, जिसमें जो है वो कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हों। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग जैसी बुराइयां भी नज़र आती हैं, और लोग जो है वो मनमानी कीमतें भी वसूल करते हैं। आपको एक रेट लिस्ट नज़र आ रही होती है, लेकिन फिर भी शॉपकीपर जो है वो अपनी ही मर्ज़ी की कोई कीमत आपको बता रहे होते हैं। फिर एक्सप्लॉयटेशन है। हम ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिच लोग हैं, जो जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन सेक्टर से है, ठीक है, वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल करते हैं और ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं बल्कि वो अपने कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। सो अगर एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करना है तो पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, इकनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। फिर है अनसस्टेन्ड इकनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कभी कभी किसी साल हमें पता चलता है कि जी बड़ा हमारा फास्ट ग्रोथ रेट था, फिर अगले 2 साल जो है वो लो रहता है, फिर अगले किसी साल वो तेज़ हमें एक अच्छा ग्रोथ रेट नज़र आता है, लेकिन फिर वो इस तरह से फ्लक्चुएशंस इसमें रहती हैं। और अगर हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को अचीव करना है तो हमें प्लानिंग का सहारा लेना पड़ेगा। फिर क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स के। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज अगर मौजूद भी हैं तो उनको वेस्ट किया जाता है। फिर इन तमाम वजूहात की बिना पर जो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है वो इस बहुत ज़रूरी है, इज़ एसेंशियल है, लाजमी है टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन एंड टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, के लोगों की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सुपरवाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट की जो मुदाखलत है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि अगर टू डेवलप इंडस्ट्री, कोई भी मुल्क आजकल के दौर के अंदर कोई ऐसा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसने अपने यहाँ इंडस्ट्री को तरक्की नहीं दी, ठीक है। तो अगर आपने अगर लोगों पर ही छोड़ देंगे तो लोग हमेशा उन शोबों में इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको जल्दी जल्दी जो है वो प्रॉफिट मिल जाए और वो किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को खुद इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में शुरू के अंदर तो बस पैसे लगाने ही होते हैं और जो प्रॉफिट है वो थोड़ी देर के बाद मिलना शुरू होता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को इसको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है अगर वो इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहती है। और जैसे हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं उनको एग्री प्रोडक्शन की ज़रूरत है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे अगर कपास हम उगाते हैं तो हमें टेक्सटाइल मिलें लगाने की ज़रूरत है, अगर हम गन्ना उगाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मिले लगाने की ज़रूरत है, अगर हम बीज को उगाते हैं तो हमें बेकरी आइटम्स तैयार करने की फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए या आटा तैयार करने की फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी हमारे यहाँ नेचुरल एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होती है उसकी सारी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में ही होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको रॉ मटेरियल के तौर पर एक्सपोर्ट करें। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए और इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। फिर वो कहता है
कि जिस तरह की पोवर्टी है पाकिस्तान के अंदर और इलिटरेसी है, जहालत है, बहुत ज़्यादा पोवर्टी रेट है और बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है। इन सब को अगर आपने क्योर करना है, इन सबको आपने इस सारे मसाइल को हल करना है, तो ये खुद ब खुद नहीं हो जाएंगे। इसके लिए आपको सही प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, आपको टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत है। आप इसको सिर्फ ऐसे मतलब खुदरो काम नहीं है ये, इसको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है और इसको हंगामी बुनियादों पर इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। पुअर्टी, इलिटरेटी और लिविंग इलिटरेसी और जो इन लो लिविंग स्टैंडर्ड है, तो इसको एड्रेस करने के लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल असिस्टेंस जहाँ से भी दुनिया से मिलते हैं वो लेकर आने की ज़रूरत है और इसके लिए प्लानिंग ही कोई रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है पाकिस्तान के अंदर। अमीर बेतहाशा अमीर हैं, गरीब बेतहाशा गरीब हैं और इस मसले को हल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की वजह से ही। अगर आप इसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देंगे तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीबों के बीच में, ये दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी और ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसको गुर्बत का मनूस चक्कर कहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, विशियस सर्कल क्या होता है? लो इनकम, लो कहते हैं आपके यहाँ ज़्यादा तादाद तो गरीबों की है और गरीबों का क्या होता है कि इनकम लो, कंजम्पशन लो, इन्वेस्टमेंट लो, अगेन प्रोडक्शन लो, अगेन इनकम लो, अगेन कंजम्पशन लो और ये विशेष सर्कल चलता रहता है और इसको ब्रेक कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये खुद ब खुद लोग इसको नहीं सही कर सकते। गवर्नमेंट को जो है सामने आने की ज़रूरत है और उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, फॉरेन एड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस मसले को जो है वो गवर्नमेंट ही एड्रेस कर सकती है और ये इतना बड़ा मसला है कि इसको थ्रू प्लानिंग ही आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं, वरना ये जो फॉरेन एड जो है बर्डन है ये दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। और उसके बाद क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब है। आपने हर वक्त इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ती रहती हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें कोई ख़ास इजाफा नहीं होता। तो इसको भी प्लानिंग के थ्रू ही हम हल कर सकते हैं कि हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार करे और जो एक्सपोर्ट आइटम्स को तैयार करे। ठीक है, तो ही हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकते हैं, तो ही हम फॉरेन एड से छुटकारा हासिल पा सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें, तो ही इन सारे मसाइल से हम निकल सकते हैं और ये सारे के सारे काम गवर्नमेंट ही कर सकती है और एक प्रॉपर गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही चीज़ों को मैनेज कर सकती है। सो इस सारे के बाद हम कह सकते हैं, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्टिवली बात करें तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। क्या है? टू इंक्रीज़ जीडीपी, कि जीडीपी को बढ़ाया जाए, टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला बच्चों आपको पता है, दैट इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सो जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की, तो इसमें दो तरह की कोशिशें आ जाती हैं। एक तरफ तो नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिशें और दूसरी तरफ पॉपुलेशन को कम करने की कोशिशें। फिर क्या है कि एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट, कि हर सूरत अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिशें की जाएं और ये प्लानिंग के थ्रू होंगी। टू स्टेबलाइज प्राइसेस में हर वक्त इजाफा ना होता रहे और फूड सफिशेंसी हो, आपको कम से कम खाने पीने की चीज़ें इम्पोर्ट ना करनी पड़े। टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है, ये ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर अमीर और गरीबों के बीच में जो फ़र्क है उसको कम किया जाए, बल्कि आपके प्रोविंसेस के बीच में भी जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसको भी दूर किया जाए। अगर आप समझते हैं कि आपका कोई प्रोविंस जो है, जैसे केपी के है या बलूचिस्तान है, अगर उसमें वो पीछे रह रहा है तो आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं। ठीक है, और फिर नेशनल लेवल के ऊपर भी आप डिस्पैरिटीज़ को दूर करें। जैसे अगर नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप पाकिस्तान के जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान, इंडिया और चाइना, तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके रीजन के बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर इसी रीजन में रहते हुए वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो आप भी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक सिचुएशन तो आप दोनों की सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू रिड्यूस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्लानिंग के थ्रू और गवर्नमेंट की मदाखलत से ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ठीक हो सकती है। फिर क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना गवर्नमेंट प्लानिंग का मकसद होता है। और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, स्ट्रक्चरल बच्चे चेंजेस क्या होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर,
यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जो बुनियादी आ जाते हैं सारे आपके ट्रांसपोर्ट मीन्स, कम्युनिकेशन मीन्स और बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे सीवरेज और पीने का साफ़ पानी, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन की सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि एग्री इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की जो मकसद को हासिल करना या ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हम लेबर बर्डन कंट्री है। अगर हम इस लेबर को कहीं नहीं खपाएंगे तो क्राइम रेट बढ़ेगा और जो है वो सोशल जो इवल्स हैं वो आपकी सोसाइटी में आएंगी। जब लोग बेरोज़गार होंगे तो यकीनन क्राइम रेट ही बढ़ना है। फिर बेसिक नीड्स लोगों को प्रोवाइड करना और लोगों को ना सिर्फ लोगों को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट करना बल्कि पूरे कंट्री को भी सेल्फ सफिशेंट करना। फिर क्या है, टू इंक्रीज़ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन पहले भी बात कई दफ़ा हो चुकी है कि व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल इज़ every that thing that produce more production and more income, and the process to increase the capital goods is called capital formation। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग के। ठीक है बच्चों, थैंक यू।